चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों के लिए नामों पर नई दिल्ली में कोर कमेटी का मंथन। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत सभी वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया अन्य संकल्प। कहा, किसानों के हित में सरकार बनने पर उठाएंगे सभी कदम। सभी फसलों पर लागू होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, कांग्रेस मुद्दों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने भी कहा, प्रदेश की बेहतरी ही है उनका मुद्दा। कोविड-19 प्रबंधन की स्थिति का लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं जायजा। एक अनुमान के मुताबिक 19 जनवरी तक प्रदेश में कोरोना पीक पर, जबकि मार्च तक इसके तेजी से खत्म होने के आसार। और घने कोहरे के चलते प्रदेश में गड़बड़ाया आम जनजीवन, जबकि गलन से लोगों को छूटी कपकपी। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 48 घंटे तक बना रहेगा ऐसा ही मौसम। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। पंजाब में सियासी दलों की मांग के बाद चुनाव आयोग ने वहां मतदान की तारीख में परिवर्तन कर दिया है। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होगा। इस बीच पांचों चुनावी राज्यों में जमकर प्रचार और बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। भाजपा की दिल्ली में अहम बैठक में प्रत्याशियों के नामों से लेकर रणनीति पर चर्चा हुई, तो कांग्रेस समेत तमाम अन्य दलों की बैठकों का दौर दिन भर जारी रहा। उत्तर प्रदेश के चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर बैठक में मंथन किया गया। कोर ग्रुप की बैठक आज भी होगी, जिसमें बाकी बचे चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की जाएगी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल सहित सभी प्रमुख नेता सोमवार से ही दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। कि सियासी दलों की मांग को देखते हुए चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पहले यह मतदान 14 फरवरी को होना था, लेकिन अब 20 फरवरी को होगा। इससे पहले लगभग सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग से पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने को कहा था। पार्टियों का कहना था कि राज्य के दलित समुदाय के बहुत से लोग संत रविदास की जयंती पर वाराणसी जाएंगे। रविदास जयंती 16 फरवरी को है। सभी दलों ने इसका स्वागत किया है। चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि रविदास जयंती भी थी और सब लोगों की इच्छा थी कि ये जो डेट है थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। ये प्रशंसनीय है और मैं इसकी पुरजोर हिमायत करता हूं। उधर पांचों चुनावी राज्यों में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सोमवार को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का पंजाब के कोर ग्रुप के साथ चुनावी मंथन हुआ, जिसमें पार्टी की रणनीति और टिकटों के आवंटन पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि पंजाब में बीजेपी का इस बार अमरिंदर सिंह की पार्टी से भी गठबंधन है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत, दुष्यंत गौतम, अश्विनी शर्मा, तरुण चुग, हरदीप सिंह पुरी, बीएल संतोष समेत बड़े नेता शामिल हुए। देर शाम यूपी के बड़े नेताओं ने भी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उधर लखनऊ में कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 300 सीटें जीतने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक कमल खिला करके फिर से उत्तर प्रदेश में जो सुशासन और विकास का पर्याय बन चुकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। मैं आज यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी जो गुब्बारे में हवा एक तरह से भर जाती है, वो हवा निकलने वाली है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में प्रेस वार्ता की और अपने घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले विषय को सामने रखा। और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। पांचों राज्यों में कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग ने विशेष गाइडलाइन जारी की है, जिसके चलते इस बार प्रचार का स्वरूप बदल गया है। इस लिहाज से सभी दल अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी आमद ज्यादा से ज्यादा करने में लगे हुए हैं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अन्य संकल्प लेते हुए कहा कि सपा की सरकार बनने पर किसानों के हित में कई कदम उठाए जाएंगे। अखिलेश ने मीडिया को बात करते हुए कहा कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी के घोषणा पत्र में ब्याज मुक्त ऋण सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था भी की जाएगी। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो तो आएगा और मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अंत संकल्प लिया है तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि कांग्रेस मुद्दों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर जाति और धर्म आधारित राजनीति करने का आरोप लगाया। लल्लू ने कहा कि प्रदेश में गरीब, नौजवान, महिला और किसान की बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के बुनियादी सवालों पर चुनाव नहीं लड़ रहे, विकास की बातें नहीं हो रही, किसान की बातें नहीं हो रही, नौजवान की बातें नहीं हो रही, गरीब की बातें नहीं हो रही, महंगाई की बातें नहीं हो रही। केवल अखिलेश यादव से नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा किया है, प्रतिज्ञा ली है, उसे निश्चित पूरा करेंगे और हमें भरोसा और विश्वास है कि समीकरणों की राजनीति नहीं, धर्मों की राजनीति नहीं, जाति की राजनीति नहीं, इस बार उत्तर प्रदेश में मुद्दों की राजनीति होगी और युवा, नौजवान, किसान, गांव, गरीब, महिलाएं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत से आधारित प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाने। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। कल लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों ने अब तक जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उससे जनता में काफी निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाने का काम किया है, उसी तर्ज पर हम यूपी में भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी ने चुनावी गीत की लॉन्चिंग भी की। कैंडिडेट्स के चयन में अब तक जो लिस्ट आई है पार्टियों की, उसने उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बुरी तरीके से निराश किया है। वही घिसी पिटी राजनीति, वही चेहरे सामने आ रहे हैं जिन पर 1000 प्रश्न पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता उठा चुकी है। और मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों के हाथ में अगर सत्ता जाएगी तो उत्तर प्रदेश का कोई भला होने वाला है। तो इसलिए इस पर उत्तर प्रदेश की जनता को जरूर विचार करना पड़ेगा। जो चेहरे अब तक पार्टियों की ओर से आए हैं, जो नाम उन्होंने घोषित किए हैं कैंडिडेट्स के, वो प्रदेश की जनता को निराश करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के कोरोना प्रबंधन को सर्वत्र सराहा गया है। प्रदेश ने भी कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बेहतरीन प्रबंधन किया है। जनपद गाजियाबाद में कोविड के सक्रिय मामले 10,000 से अधिक हैं, लेकिन अस्पतालों में 1% से भी कम मरीज हैं। दूसरी लहर की तुलना में यह तीसरी लहर कम खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हम सभी को सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में कल तक 157 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश ने भी इस लक्ष्य को आगे बढ़ने में मदद की है। देश में सर्वाधिक डोज देने वाले उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ 15 लाख से ज्यादा टीके अगर हम देखेंगे तो प्रदेश के अंदर भी 1 लाख से ज्यादा हैं। और अगर हम गाजियाबाद के अंदर देखेंगे तो 10,000 से अधिक मामले एक्टिव केसेस के हैं गाजियाबाद जनपद में भी। लेकिन हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो 1% से भी कम है। और ये चीजें दिखाती हैं कि सेकेंड वेव की तुलना में ये थर्ड वेव कम खतरनाक है। लेकिन बीमारी तो है, तो बीमारी है तो इसमें सतर्कता और सावधानी बरतनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल टीम 9 की बैठक में कहा कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 93.9% लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है, जबकि 59.20% से अधिक लोग कोविड टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। विगत दिवस तक 15 से 17 आयु वर्ष के लगभग 39% किशोरों ने टीका कवर प्राप्त कर लिया है और 4,09,000 पात्र लोगों को प्रिकॉशन डोज भी मिल चुकी है। विगत 24 घंटों में 2,16,152 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 16,622 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये तीसरी लहर आ चुकी है। इसी अवधि में 12,402 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए हैं। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 1,06,616 है। होता है अपनी ग्राम पंचायत के अभिभावक के रूप में आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी इस बात को लेकर के कि एक तीसरी लहर के दौरान अपनी गांव पे निगाह रखना। गांव की निगरानी रखने की वजह के लिए पहला हमारा प्रयास होना चाहिए कि निगरानी समिति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, पंचायत के प्रतिनिधि, यानी जितने भी आपके पंचायत के प्रतिनिधि होंगे, पंचायत के कर्मचारी होंगे, राजस्व विभाग के उस गांव के उससे जुड़े हुए कर्मचारी होंगे, इन सब की एक टीम बनाना जो पहले से बनी हुई, इसको एक्टिव करना, घर घर सर्वे करना। सर्वे में 2 चीजें, एक कोई व्यक्ति बाहर से तो नहीं आया है, सूची बना देना। दूसरा, कितने लोग हैं जिनमें कोई लक्षण है बुखार के, सर्दी जुकाम के, खांसी के या कोई अन्य मामले, उनकी सूची तैयार करना। तीसरा, कितने लोग हैं जो 15 साल से ऊपर के हैं, 15 साल से ऊपर आयु के लोगों को कितने ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन की डोज दी जा चुकी, वैक्सीन लग चुकी है। 15 से 17 का तो अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन शेष अन्य लोगों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था क्या है। 18 साल से ऊपर के लोगों ने, कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, पहली डोज कितने लोगों ने ली है, दूसरी डोज कितने लोगों ने ली है। 15 से 17 वर्ष के लोगों में कितने लोगों ने पहली डोज ले ली है। और एक चौथी डोज भी आई है, चौथी भी प्रकार की कैटेगरी है, वह है कि आपके गांव में कोरोना वॉरियर्स जो होंगे, एएनएम है, आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, हेल्थ वर्कर हैं, या फिर आपकी ग्राम पंचायत में 60 साल से ऊपर के कोई बुजुर्ग होंगे जो किसी गंभीर बीमारी से पहले से पीड़ित होंगे। इन सब की सूची बनाना और सूची बना करके उस सूची को अपने एएनएम को उपलब्ध करवाना। सावधानी रखें। आंकड़ों के आधार पर आईआईटी के प्रोफेसर पद्मश्री मणीन्द्र अग्रवाल ने तमाम राज्यों और जिलों के लिए नए भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक 2 दिन बाद यानी 19 जनवरी, जबकि देश में 23 जनवरी को चरम पर हो सकता है। इसके कुछ दिनों बाद ही संक्रमण की रफ्तार तेजी से घटने लगेगी और मार्च तक समाप्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विगत दिनों अमरोहा जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी और नौगावा सादात विधानसभा से पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। आरोप है कि प्रत्याशी घोषित होने के उपरांत महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने हसनपुर में और देवेंद्र नागपाल ने गजरौला में अपने समर्थकों सहित ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया था। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और संज्ञान
में आने के उपरांत पुलिस प्रशासन द्वारा इसकी तहकीकात की गई। इसके उपरांत शनिवार यानी 17 जनवरी को दोनों प्रत्याशियों और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ महामारी अधिनियम और आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए जिले के अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश शुक्ल ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में आचार संहिता उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर पर इस मामले को उठाया था और कार्रवाई की मांग। ये एक मामला हसनपुर का है और एक गजरौला का है। दो स्थानों के आचार संहिता के उल्लंघन का वीडियो हमारे संज्ञान में आया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें महामारी अधिनियम का भी धाराएं लगी हैं और स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने प्रत्याशी चयन को लेकर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को उत्तर प्रदेश के कैराना से टिकट दी है, जो गैंगस्टर जैसे तमाम आपराधिक मामलों में वांछित अपराधी है। इस मामले को लेकर भाजपा के नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज कराने और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कई गंभीर आपराधिक मामलों समेत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी नाहिद हसन को यूपी के कैराना से चुनावी टिकट दिया, लेकिन उसके खिलाफ लंबित केस की जानकारी सपा की ओर से अपनी वेबसाइट या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दी है, न ही ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने की वजह स्पष्ट की है। इस तरह के उम्मीदवार को चुनाव में उतारना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी ने कैराना से एक गैंगस्टर को चुनाव मैदान में उतार दिया। न उस गैंगस्टर का क्रिमिनल डिटेल अपने ट्विटर पे पब्लिश किया, न फेसबुक पे पब्लिश किया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश किया, न प्रिंट मीडिया में पब्लिश किया और इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नहीं किया। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करे और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करे। याचिका में मांग की गई है कि आपराधिक केस वाले उम्मीदवारों को टिकट देने वाली राजनीतिक पार्टियां 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवार के खिलाफ लंबित केस की जानकारी दें। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में भी दी जाए। पार्टियां वेबसाइट पर ये स्पष्ट करें कि आखिर उन्होंने आपराधिक अतीत वाले उम्मीदवार को क्यों चुना। निर्देश का पालन न करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द की जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट 2018 और 2020 में दिए अपने आदेश में ऐसा करने का निर्देश दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को टिकट नहीं देगी और यदि टिकट देती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में उसका क्रिमिनल पूरा डिटेल को पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री पब्लिश करेगी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी, अगर टिकट देगी तो कारण बताएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में पब्लिश करेगी और यदि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेगी पार्टी के मुखिया के खिलाफ। दरअसल समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को शामली जिले की कैराना सीट से उम्मीदवार बनाया है। नाहिद हसन के खिलाफ पहले से ही पुलिस में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। बीजेपी इस मामले पर समाजवादी पार्टी पर खुलकर हमला बोल रही है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा, प्रदेश का अपराधी नंबर 1 बना समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नंबर 1। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में जिस कैराना से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया था, आज उसी विधानसभा क्षेत्र से कुख्यात गैंगस्टर को प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी कैराना को फिर से उसी कालखंड में ले जाना चाहती है।
कई और बीजेपी नेताओं ने नाहिद हसन को दोबारा टिकट दिए जाने पर सवाल भी खड़े किए हैं। बीजेपी ने लखीमपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं शुभम मिश्रा और हरिओम मिश्रा की लिंचिंग करने के आरोपी तेजेंद्र सिंह विर्क को समाजवादी पार्टी में शामिल करने पर भी सवाल खड़े करते हुए सपा की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कैराना से नाहिद हसन जैसे व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया, उससे सिद्ध होता है कि कैराना में पलायन के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, जो लोग हिंदू व्यापारियों का बहिष्कार करने की लगातार जो है आवाहन मुस्लिमों से कर रहे थे, जो लोग अराजकतावादी दंगाई आपराधिक तत्व हैं, ऐसे आपराधिक तत्वों को अपना प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी ने यह सिद्ध किया है कि वे यदि सरकार में आए तो एक बार फिर से आतंकवाद, गुंडावाद, अराजकतावाद की वापसी होगी। फिलहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन साफ सुथरी राजनीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन से जुड़ी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। मथुरा में नामांकन के तीसरे दिन जनपद की सभी 5 विधानसभा सीटों के लिए 8 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसमें छाता विधानसभा क्षेत्र से चौधरी लक्ष्मी नारायण, ठाकुर तेजपाल सिंह और मथुरा विधानसभा क्षेत्र से प्रदीप माथुर व देवेंद्र अग्रवाल एवं मांड से योगेश नौहवार प्रमुख रहे। सभी प्रमुख प्रत्याशी चंद समर्थक और प्रस्तावकों के साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचे। उधर 14 उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्रों की खरीदी की गई। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि इस बार छाता क्षेत्र की जनता विधानसभा चुनाव की हार जीत का मिथक तोड़ देगी। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी का आदेश था कि मैं छाता विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करूं। मैंने उसका पालन किया है। हमने इनके तमाम आंदोलनों के लिए ऊपर समझौता भी कराया, परंतु उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार होने की वजह से हम उसे क्रियान्वयन नहीं करा पाए। ईश्वर करे कि हमारी सरकार आए और हम यमुना को शुद्ध कराएं, ऐसी हमारी कामना है। एक तरफ जनता है, एक तरफ सरकार है। अब जनता के सामने आप जानते हो कि सरकार की नहीं चलती, अच्छे तक ताव से उखड़ जाते जनता के सामने। अब जनता ने मन बना लिया कि छाता में परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करना है, इस लड़ाई को जीतना है। इसमें और कोई अब संदेह रहा नहीं किसी को। हमारे राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी जी ने मुझे राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल 3 दिन पहले दिया था और मैं गठबंधन का प्रत्याशी हूं और मैंने आज राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे अपना पर्चा दाखिल किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने को बधाई देना चाहूंगा। तो उन्होंने हर व्यक्ति के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया और किसानों के लिए मुफ्त बिजली, उनको कोई बिल ही नहीं देना। ये किसानों के लिए समाजवादी पार्टी की सोच है कि किसानों के लिए अच्छे से अच्छा हो सके। जनपद हापुड़ में विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने के उद्देश्य से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोलाना विधानसभा से विधायक असलम चौधरी ने सपा और आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। विधायक असलम चौधरी ने अपने प्रस्तावकों के साथ पहुंचकर नामांकन किया। आपको बता दें कि जनपद में 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। करीब 10,02,000 मतदाता अपने लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। वहीं नामांकन के लिए किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को किसी प्रकार से कोई परेशानी न हो, इसके लिए लगातार अधिकारी नामांकन स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। नहीं, अभी तक इस प्रकार की कोई खबर नहीं आई है। ये हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था है। जो गाड़ियों का नियम है कि एक प्रत्याशी के साथ मैक्सिमम 2 गाड़ियाँ आ सकती हैं, उसका हम लोग बिल्कुल सख्ती से अनुपालन हम और जो पुलिस है वो करवा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो कक्ष में भी जो घुसने का जो नियम बनाया हुआ है कि प्रत्येक प्रत्याशी के साथ एक बार में 2 व्यक्ति घुस सकते हैं, उसी के हिसाब से ही कक्ष में भी दाखिल किया जाए। ये तो सीओ साहब से आप पूछें मेरी गाड़ी किस चीज़ की, सीओ साहब से पूछें। और इनकी इजाजत है, जितने मेरी गाड़ी सीज करें, मुझे सीज करें, चाहे मुझे जेल भेजने की कोशिश करें, इनसे मैं हारने वाला नहीं। मुजफ्फरनगर में विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक पंकज मलिक ने चरथावल विधानसभा सीट से और रालोद प्रत्याशी पूर्व विधायक राजपाल बारियान ने बुढ़ाना सीट से नामांकन दाखिल किया। अब तक यहां 2 ही नामांकन हो पाए हैं।
आज 11 विधानसभा बुढ़ाना से मैंने नामांकन किया है। हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से के सिंबल पर मैंने नामांकन किया है। और मुद्दे की बात है, मुद्दे तो कहाँ तक गिनवाओगे और कहाँ तक गिनवाए, चुनाव में मुद्दे ही मुद्दे होते हैं। आज नामांकन किया है। आप लोग जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की हवा चल रही है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल के जयंत चौधरी जी के निर्देश पर मुझे यहां से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। मैं उनका आभारी हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। अब जनता के बीच में उन दोनों का संदेश लेकर के जाऊंगा, पूरे गठबंधन का संदेश लेकर के जाऊंगा। जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सोमवार को पौष पूर्णिमा के दूसरे दिन स्नान पर्व पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लोक कल्याण का ये पर्व पितरों की पूर्णिमा का पर्व है। पौष पूर्णिमा पर त्रिवेणी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। संगम के स्नान के बाद लोगों ने दान पुण्य भी किया। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में श्रद्धालु स्नान कर आज से कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास शुरू करेंगे। माघ मेले की सुरक्षा में व्यवस्था चाक चौबंद है। घाटों पर डीप बैरिकेडिंग की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ जल पुलिस भी तैनात की गई है। माघ मेले में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। आइए देखते हैं अपने संवाददाता की ये रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े मेले माघ मेले का पौष पूर्णिमा स्नान है। सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्वयं नारायण जो है बैकुंठ से चलकर आज जो है संगम प्रयागराज उस पूर्णिमा को ही मतलब जो है भगवान स्वयं नारायण प्रयाग के धरती पे आते हैं। और जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थ जो है प्रयागराज के चरणों में आते हैं। कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। सभी एंट्री गेट पर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। मैंने अपने घर परिवार के लिए सुख शांति स्वस्थ शरीर सबका बच्चों का मांगा और पूजा अर्चना की। गंगा मैया से प्रार्थना की कि पूरे देश में जो बीमारी चल रही है वो सबके लिए अच्छा हो। यहाँ पे पूरे मेला क्षेत्र में विशेष करके संगम मोच पे हम लोगों ने कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की है, जहाँ से मास्क और सैनिटाइजर जो मेला क्षेत्र में लगा के नहीं आ रहे हैं उनको हम लोग वितरित कर रहे हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी स्नान घाट स्थापित बने हुए हैं वहाँ सारे जगह मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। साथ ही सिविल डिफेंस के द्वारा जो नहीं मास्क लेकर आए हैं उनको मास्क भी वितरण किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज से राजकुमार, डीडी न्यूज। प्रदेश की राजधानी लखनऊ शीतलहर की चपेट में है। कोहरे और गलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है। लखनऊ में सोमवार घने कोहरे की वजह से दृश्यता 0 तक पहुंच गई। दिन का तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ के मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन तक ऐसी ही ठंड बनी रहेगी। बुधवार से मामूली राहत मिलेगी। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों के लिए नामों पर नई दिल्ली में कोर कमेटी का मंथन। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत सभी वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया अन्य संकल्प, कहा किसानों के हित में सरकार बनने पर उठाएंगे सभी कदम, सभी फसलों पर लागू होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कांग्रेस मुद्दों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने भी कहा प्रदेश की बेहतरी ही है उनका मुद्दा। कोविड-19 प्रबंधन की स्थिति का लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं जायजा। एक अनुमान के मुताबिक 19 जनवरी तक प्रदेश में कोरोना पीक पर, जबकि मार्च तक इसके तेजी से खत्म होने के आसार। और घने कोहरे के चलते प्रदेश में गड़बड़ाया आम जनजीवन, जबकि गलन से लोगों को छूटी कपकपी। मौसम विभाग का अनुमान अगले 48 घंटे तक बना रहेगा ऐसा ही मौसम।